Hello everyone, welcome to अपनी कक्षा. Today we are starting with class 10 geography's first chapter, that is resources and development. Let us just look at the content of the chapter. आज हम पढ़ने वाले हैं classification of resources, development of these resources, resource planning in India, land utilization, land use pattern in India, land degradation and its conservation measures, soil as a resource and soil erosion and its conservation. एग्जाम के पर्सपेक्टिव से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट. इफ वी टॉक अबाउट वेटेज 7 to 8 मार्क्स से क्वेश्चन आसानी से देखने को मिल जाएंगे इन फॉर्म ऑफ MCQ, मैच द फॉलोइंग, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. जस्ट लुक एट द डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज जो कि हमारी हेडलाइंस में दी हुई है. एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट्स टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिएबल, कल्चरली एक्सेप्टेबल, कैन बी टर्म्ड एज अ रिसोर्स. वो कोई भी चीज जो हमारी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करे, बट 3 कंडीशन है, उसको टेक्नोलॉजी से हम एक्सेस कर पा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, सब लोग उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों तक वो पहुंच पा रही है और उसको कल्चर, किसी भी कल्चर को प्रॉब्लम भी नहीं. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है हमारी ह्यूमन बींग्स की. विदाउट दैट वी कैन नॉट फंक्शन अ नॉर्मल लाइफ. ओके, नाउ लुक एट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ये जो भी चीजें हम बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रीज बन रही हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है, ये क्यों पॉसिबल है? बिकॉज मैम ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट करते हैं, एक इंटरैक्टिव रिलेशनशिप प्ले करते हैं, नेचर में मिलने वाली चीज़ों के साथ इंटरैक्ट करते हैं ह्यूमन बींग्स, कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक फाइनल आउटकम निकाल के लेके आते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. जब ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों की समझ में आने लगी तो लोगों को लगा कि ये तो फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर है और एक्सेस इस्तेमाल इस चीज़ का करना शुरू हो गया. बट इवेंचुअली वी रियलाइज कि नहीं भाई, ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है, बल्कि ह्यूमन एक्टिविटीज का फंक्शन है और ह्यूमन बींग्स देमसेल्फ कॉम्पोनेंट सेंस दीज रिसोर्सेज का. विदाउट ह्यूमन बींग्स नथिंग इज पॉसिबल. तो हम अपने मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करते हैं और उनको यूज करते हैं, और किस किस तरीके से यूज करते हैं उनका क्लासिफिकेशन भी बहुत जरूरी है. तो सबसे पहले हमारे पास है क्लासिफिकेशन दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन के बेसिस पर देखें तो हमारी रिसोर्सेज या तो बायोटिक होंगी या एबायोटिक होंगी. सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. इफ वी लुक एट ऑप्शन नंबर सी विच इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप मतलब जो भी मालिक होगा उस पर्टिकुलर रिसोर्सेज का, फॉर एग्जांपल आपका घर, आपका फोन, तो भाई आपका पर्सनल है ना, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स हो जाती है. बट आपकी कम्युनिटी में जो कुछ पार्क है, कुछ यहाँ पर ऐसी चीजें हैं जो जहाँ पर सब लोग जा सकते हैं, राइट, तो वो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज होती हैं. इफ वी टॉक अबाउट नेशनल, जो देश की होती हैं, वैसे तो सब कुछ देश का है, बट डेफिनेटली हमारी इंडियन रेलवेज आर देयर, बहुत सारी माइंस, बहुत सारे फॉरेस्ट, वो नेशनल रिसोर्सेज होते हैं. ऐसा नहीं कि आप उनको कब्जा लोगे, राइट. एंड देन कम्स इंटरनेशनल रिसोर्सेज. ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे वर्ल्ड पर इंटरनेशनल चीजों पर सिर्फ इंडिया का राज चलता है. जी नहीं, उसके लिए अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं, ठीक है. नाउ लेट अस कम एट द लास्ट क्लासिफिकेशन दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट. पोटेंशियल यानी कि उस रिसोर्सेज में वो दम है, उसको हम यूज कर सकते हैं. डेवलप्ड यानी कि एकदम तैयार है, हम उसको यूज कर रहे हैं. स्टॉक यानी कि हमारे पास स्टॉक है बट अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, अभी हमें पता नहीं चला है, बट जैसे टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो जाएगी तो उसको यूज कर लेंगे. और रिजर्व, ये जैसे कि डैम का पानी हमारे पास रिजर्व है, जरूरत पड़ेगी तो फ्यूचर में यूज कर लेंगे. ये पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन और क्वेश्चन क्लासिफिकेशन के बारे में डायरेक्टली आ जाता है. चलो अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ दीज रिसोर्सेज. अब हमें पता तो चल गया कि रिसोर्स इतनी जरूरी होती है तो उनका डेवलपमेंट तो करना पड़ेगा, बट इवेंचुअली मैम ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है. और ह्यूमंस तो पता ही आपको कितने ज्यादा बढ़ गए, इंडिया तो हैशटैग नंबर 1 हो गया है. तो इसीलिए रिसोर्सेज जब फ्री गिफ्ट सब समझ रहे थे तो बहुत ज्यादा ह्यूमन बींग्स ने बिना सोचे समझे इनडिस्क्रिमिनेट यूज करा, जिसकी वजह से बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स हो गई. मेजर प्रॉब्लम थी, सबसे पहली प्रॉब्लम जो हुई वो थी कि डिप्लीशन हो गया रिसोर्सेज का, रिसोर्सेज खत्म हो रही है. दैट इज वाई दे आर वेरी एक्सपेंसिव. ऐसा नहीं कि पेट्रोल जो है वो एमी बहुत एक्सपेंसिव है, भाई बहुत कम अवेलेबल है इसलिए एक्सपेंसिव है, ठीक है. एक्यूमुलेशन हो गया, सोसाइटी रिच एंड पुअर में डिवाइड हो गई, किसी लोगों को ज्यादा फायदा हो गया, किसी लोगों को थोड़ा नुकसान हो गया. इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, तो जिस स्पेस पर चीजें चलनी चाहिए उससे बहुत फास्ट चल रही थी, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग उससे होने लग गई, ओजोन लेयर डिप्लीट होने लग गई, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन इसके कुछ कारण है. तो प्रॉब्लम थी तो सोल्यूशन तो ढूंढना था, तो हमें लगा कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे तो ये जो ट्रेंड चल रहा है रिसोर्सेज का खत्म होने का, ये शायद कंट्रोल में हो जाए. देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग एक एसेंशियल फीचर है. सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ.
काम चलाने के लिए भाई सबको रिसोर्सेज चाहिए, सबको खाना चाहिए, सबको लाइट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इसीलिए सस्टेनेबल एग्जिस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और यहीं से एक नाम निकल के आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन की नीड्स भी जो है यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज ना हो और मैम हमारा भी थोड़ा सा यहाँ पर फायदा हो जाए, ये आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन होती है। इसी प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा लोगों ने बहुत सीरियसली लिया और एक अर्थ समिट भी करी जाती है जो कि ब्राजील में रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट ऑफ 1992, जिसमें बहुत सारे अर्जेंट इश्यूज को एड्रेस करा जाता है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको याद रखना है, दैट इज एजेंडा 21। एक एजेंडा 21 निकाल के लेके आते हैं, जो 21 है वो 21st सेंचुरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पोवर्टी, डिजीज, ग्लोबल कॉपरेशन एंड कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो एक मेजर चीज़ है जो हमें याद रखनी है वो क्या है, यहाँ पर एक मेजर ऑब्जेक्टिव है। Major objective of the Agenda 21 is that every local government should draw its own local agenda for the 21st century. यानी कि लोकल लेवल से हमें चीजें शुरू करनी है, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिसोर्स प्लानिंग। अब इंडिया जैसी कंट्री जहां पर चीजों को हम जुडिशियस यूज करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। प्लस हमारी इंडिया इतना डाइवर्सिफाइड है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज कि हमें बहुत एक यूनिक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्योंकि मैम अगर हम देखें एग्जाम्पल कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल एंड कोल डिपॉजिट, वेयर एज अरुणाचल प्रदेश को देखें तो एबेंडेंस ऑफ वाटर है बट मैम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम राजस्थान को देखें तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी भरपूर है बट पानी नहीं है। कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख देखें तो पूरे के पूरे भारत से दूर है, कल्चर अच्छा है बट पानी की कमी है और बाकी सारे मिनरल्स भी नहीं मिलता है। ये प्रॉब्लम देख के हमें एक चीज समझ में आए कि हमें एक बैलेंस प्लानिंग करनी पड़ेगी, सबका साथ सबका विकास करना पड़ेगा, not at only at the local level but also national, state, regional level as well. Now let us come to the next topic, that is resource planning in India. अब भाई हम एक देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि डाइवर्सिटी अलग अलग है, कहीं पर हमको पहाड़ मिलते हैं, कहीं पर हमको प्लेट्यूज मिलते हैं, कहीं पर हमको प्लेन्स मिलते हैं। तो उसके लिए हमें सारी चीज़ों को बहुत समझ समझ के करना है। नंबर 1 स्टेप है आइडेंटिफाई करेंगे, इन्वेंट्रीज का पूरा चेक करेंगे और यहाँ पर सर्वे, मैप, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस भी लगाएंगे। क्योंकि मैम फॉर एग्जांपल अगर माउंटेन्स में हम लोग सड़कें बना रहे हैं तो ऑब्वियसली हम उस पर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करेंगे, बहुत ज़्यादा हैवी मटेरियल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एनीवेज बाय चांस लैंडस्लाइड होगी तो पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। बट अगर हम नदर्न प्लेन्स की बात करें तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप इज इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर। एक प्लान बनाएंगे, उस प्लान के तहत क्या टेक्नोलॉजी, कौन से स्किल्स और कौन से इंस्टीट्यूशन सेटअप करने हैं, वो सारी चीजें। लास्ट इज मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स। एक ऐसा प्लान करना है जो पूरे के पूरे नेशन को हेल्प कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो 4 मेजर सिटीज को कनेक्ट करता है और थाउजेंड एंड लैक्स ऑफ पीपल को जॉब प्रोवाइड करता है। नाउ इंडिया ने ऐसा नहीं कि रिसोर्स प्लानिंग अभी हाल ही के सालों में प्रिपेयर करी है, आज़ादी के बाद से ही हम 5 ईयर प्लान फॉलो कर रहे हैं और तभी से हम रिसोर्स को प्लान करके चल रहे हैं। और इंडिया जैसी कंट्री में बहुत ज़रूरी भी है बिकॉज अभी हमने बड़ा डाइवर्सिटी। बट अगर हम देखें हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स दैट रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनी वर द मेन अट्रैक्शन फॉर फॉरेन इन्वेडर्स। फॉरेन इन्वेडर्स हमारे यहाँ पर अट्रैक्ट इसलिए हुए थे क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारी रिसोर्सेज मिलती हैं अच्छी खासी, तो धीरे धीरे जहाँ पर अच्छी रिसोर्सेज मिलती थी उन जगहों को बहुत एक्सप्लॉइट करा गया और अभी भी एक मेजर प्रॉब्लम है। तो देयरफॉर जब भी हमें रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना होगा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, तो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और उसके हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस को देख के करना होगा। नाउ कम्स कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब आपको भी पता है और पूरी दुनिया को पता है दैट इंडिया इज हैशटैग नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। अब जब पॉपुलेशन यानी कि ह्यूमन बींग्स रिसोर्सेज का एक रिलेशन है, तो ह्यूमन बींग्स जितनी बढ़ेंगी उतनी ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल होगा। रिसोर्सेज भी फटाफट से खत्म हो रही है। अब ऐसे में एक और चीज आपको याद रखनी कि हमें उनका बचाव भी करना है। अब बहुत सारे जनसंख्या को सेटिस्फाई करने के लिए इररेशनल कंजम्पशन होता है, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है और जो कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स का भी यहाँ पर इन्वेंशन कर देता है। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इंपॉर्टेंट। और यहाँ तक कि गांधी जी ने भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट यहाँ पर कही है, देयर इज इनफ फॉर
एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। और ये क्या है, कहते हैं कि रूट कॉज है भाई ग्लोबल लेवल पर कि हम लोग क्या है, मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, सब चीजें फटाफट बनाते जा रहे हैं अपनी चीजों को अपनी प्रॉफिट कमाने के लिए। एक कोई भी ट्रेडर हो गया, कोई भी मर्चेंट हो गया, वो अपना सामान बेचना चाहता है एट एनी कॉस्ट। वो ये नहीं देख रहा है कि वो रिसोर्सेज को कितनी जल्दी खत्म कर रहा है। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं लैंड रिसोर्सेज के बारे में, क्योंकि बच्चों लोग ध्यान देने वाली ये बात है कि हमारी जो भी मेजर काम होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं या फिर सोशल एक्टिविटीज, सारी की सारी क्या है, चीजें हम जमीन पर ही करते हैं। जमीन पर ही हमारी वेजिटेशन होती है, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। हाउएवर लैंड एक ऐसा एसेट है जो फाइनाइट मैग्नीट्यूड में है, यानी कि वो लिमिटेड है। ऑब्वियसली जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ी उस तरीके से जमीन तो नहीं बढ़ रही है ना, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपने अवेलेबल लैंड को बहुत ही पर्पसफुली और एक केयरफुल प्लानिंग के साथ यूज करें। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इतना भी अनलिमिटेड जमीन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। रिलीफ फीचर्स में भी हमारे पास 3 कैटेगरी है भाई, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स एंड आइलैंड्स। 43% हमारा जो एरिया है जमीन का वो प्लेन्स में जाता है, जो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज के लिए यूज होता है। जिसमें से माउंटेन्स बच्चा लोग कितना हिस्सा है माउंटेन्स का, यहाँ पर 30%, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री में वो रिवर्स के फ्लो के लिए काम आता है। थोड़ा बहुत टूरिज्म और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट में भी उसकी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस है। 27% है हमारे पास प्लेट्यू रीजन, जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट को कवर करता है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लैंड यूटिलाइजेशन। हम इस जमीन को कैसे यूज कर रहे हैं। जमीन किस प्रकार की है मैम? 3 प्रकार की है, इधर वहां पर माउंटेन्स मिलते हैं, इधर वहां पर प्लेट्यूज मिलते हैं, या फिर वहां पर प्लेन्स मिलते हैं। तीनों की कॉम्पोजिशन हमने पढ़ ली। नाउ लेट अस कम टू द लैंड यूटिलाइजेशन। सबसे पहले हमने इसको क्लासिफाई करा है कुछ पर्पस। सबसे पहले है फॉरेस्ट के लिए। फॉरेस्ट हमारे लाइफलाइन के लिए बहुत जरूरी, ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 2 इज लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन। एक ऐसी जमीन जो अवेलेबल ही नहीं है, मतलब जो लिमिटेड चीजें उनमें से भी हमको आउट करनी है चीजें। बैरन एंड वेस्ट लैंड, जो बिल्कुल एकदम बंजर हो चुकी है, जो वेस्ट है, जहां पर ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज, एक ऐसी जमीन जहां पर क्या है, बिल्डिंग्स, रोड्स एंड फैक्ट्रीज बनाई गई हैं। विच पर्टिकुलरली मीन्स कि पहले इतनी कम कॉम्पोजिशन है, उस कॉम्पोजिशन में भी हम लोगों को जो यूज के लिए हैं वो हम कितने कम है हमारे पास। अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जिसमें से बच्चों लोग नंबर 1 पर है परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। बची कुची में से हमने क्या कर दिया, परमानेंट पैस्चर्स को दे दिया, जहां पर अपने भैंस, गाय वगैरह लोग चराते हैं, ग्रेज कराते हैं। एंड देन कम्स जहां पर पेड़ पौधे लगे होते हैं, वो भी कल्टीवेशन के काम नहीं आ रहा है। और ऑप्शन सी कल्चरेबल वेस्ट लैंड, जिसको 5 से अधिक साल हो चुके हैं, जिसको कल्टीवेट नहीं करा है। नेक्स्ट इज फेलो लैंड, दैट इज 4th नंबर। करंट फेलो, जिसको 1 या उससे कम साल के लिए कल्टीवेट नहीं करा है, अदर देन फेलो लैंड, जिसको 1 या 5 साल से कल्टीवेट नहीं करा गया। एंड नेक्स्ट कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेट शोन एरिया। नेट शोन एरिया मतलब इतना एरिया बोया जाता है, शोन मतलब कि जिस पर भी एग्रीकल्चर करा जाता है। याद रखना कि बच्चों लोग नेट शोन एरिया क्या है, जितना भी हमने क्रॉप्स एक पर्टिकुलर एरिया पर बोए हैं। बट इंडिया एक बहुत ही मल्टी क्रॉपिंग, मल्टी सीजनल क्रॉपिंग पैटर्न फॉलो करता है। हमारे यहाँ पर 3 सीजन होते हैं, रबी, खारिफ एंड ज़ैद। हर सीजन में हम लोग देखते हैं जब भी हम किसी एरिया को 1 से अधिक बार कल्टीवेट करते हैं तो वो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होता है, यानी कि एक चीज को हमने 3 बार जो है यूज करा। तो नेट शोन एरिया क्या होता है कि कितना हम बो रहे हैं, बट कितनी बार बो रहे हैं, दैट इज ग्रॉस क्रॉप एरिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लैंड यूटिलाइजेशन। नाउ लेट अस कम टू द लैंड पैटर्न यूज इन इंडिया। लैंड इज डिटरमाइंड बोथ बाय फिजिकल फैक्टर सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, ह्यूमन फैक्टर एज वेल। अब भाई जमीन कैसे यूज हो रही है वो 2 चीजों पर डिपेंड करता है कि वहां की ज्योग्राफी कैसी है। बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ होंगे तो खेती नहीं हो सकती ना, बहुत जो वहां पर है प्लेट्यूज मिल रहा है तो लोग तो नहीं रह सकते। बट ऑब्वियसली सोशल फैक्टर्स क्या है कि पॉपुलेशन कैसी है, डेंसिटी कैसी है, और हमारी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कैसी है। तो लैंड हम तभी यूज करेंगे जब ह्यूमन और फिजिकल कैपिटल की जो नीड्स है वो मैच होंगी। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। बहुत ज्यादा लग रहा है ना आपको, अभी इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। हाउएवर हमारे पास जो अवेलेबल डेटा है वो सिर्फ 93% ही अवेलेबल है, यानी कि 100% में से भी पहले तो 93। क्यों बाकी 7 क्यों नहीं है? बिकॉज मैं बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जैसे कि असम, वो फुली जो है उनको सर्वे नहीं किया गया, काफी डेंस है और वहां पर जाना बहुत इम्पॉसिबल भी हो जाता है। मोर ओवर हमारे पास कुछ ऐसे हिस्से हैं जम्मू एंड कश्मीर विच आर ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड सम एरिया दैट हैव बीन ऑक्यूपाइड बाय चाइना। ओके, जिसके वजह से हमको बहुत सारी कॉम्पोजिशन में 93% मिलता है। उसी के साथ साथ
परमानेंट पैस्चर्स भी डिक्रीज हो रहे हैं और हमारी जो पैस्चर है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर सफ़र भी करी. मोस्ट ऑफ द अदर देन करंट फेलो लैंड्स आर ईदर ऑफ पुअर क्वालिटी एंड कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ सच लैंड इज़ वेरी हाई. और धीरे धीरे हमें पता चलता है कि मैम जो नेट शोन एरिया दैट इज ओनली 54% ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया. ओनली 54% ऑफ एरिया इज एक्चुअली शोन, विच मीन्स कि मैम कितनी ज़्यादा प्रेशर हमारी ज़मीन पर है, राइट. 93 में से भी सिर्फ 54 को ही हम लोग बो रहे हैं और जनसंख्या तो पूछो ही मत. अब ये एक और चीज आपने याद रखनी कि हर एक जगह का नेट शोन एरिया ग्रेटली वैरी करता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट से. ऐसा क्यों? ऑब्वियसली मैम क्योंकि पंजाब और हरियाणा में 80% से भी ज्यादा एरिया को सोन करा जाता है, बोया जाता है, बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेन लैंड इज देयर. बट इफ वी लुक एट अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड अंडमान निकोबार, तो वहां पर सिर्फ 10% क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है नेट शोन एरिया की. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि क्यों डिफर करता है, क्योंकि मैम ह्यूमन फीचर्स, ह्यूमन फैक्टर्स एंड फिजिकल फैक्टर्स मैच नहीं करते हैं. ठीक है, और एक और चीज आपने याद रखनी है कि फॉरेस्ट एरिया हमारी डिपार्टमेंट है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इन द ईयर 1952 दे स्टेटेड कि 33% हमारे पास जोग्राफिकल एरिया होना चाहिए फॉरेस्ट के लिए रिजर्व. बट उसमें से अगर आप देखो तो बहुत ही कम 20s में चला गया है. इकोलॉजिकल बैलेंस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है और मिलियंस ऑफ पीपल जो फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं उनकी जमीन भी खत्म होती जा रही क्योंकि पॉपुलेशन इज एवर इंक्रीजिंग. अ पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज वेस्टलैंड एंड लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस. Wasteland includes rocky, arid desert area and land put to non-agriculture use include settlements वगैरह. तो वेस्टलैंड भी दो तरीके की होता है, जो बिल्कुल वेस्ट हो चुकी है, जो कि रॉकी है, बहुत ही पथरीली है, एरिड है, बिल्कुल बारिश नहीं होती है, डेजर्ट है, और दूसरा क्या है बच्चा लोग, जो कि नॉन एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होती है. तो कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड, अब जितनी सारी चीजें कम है उसका बार बार इस्तेमाल हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, उसकी जो भी करंट सिचुएशन है उसको बहुत ज्यादा खराब. दिस इन टर्न हैज सीरियस रेपरकशन ऑन सोसाइटी एंड द एनवायरमेंट. अब जब हमारे पास चीजें लिमिटेड हैं, वी हैव अ सेल फोन, एक घर में मान लीजिए कोई एक ही सेल फोन है और उसको फैमिली के सब मेंबर यूज करेंगे तो जल्दी जल्दी खराब हो जाएगा, राइट. बट अगर सबके पास अपना अपना सेल फोन होगा तो हम उसको ज्यादा लॉन्ग टर्म में यूज कर सकते हैं. एंड जस्ट लाइक दैट हमारी जो जमीन है वो लिमिटेड है, जितनी दिखाई जाती है उसमें से भी सिर्फ 54% अवेलेबल है, उसमें से भी कुछ कुछ अलग अलग कैटेगरीज है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट, अभी प्रॉब्लम है लैंड डिग्रेडेशन, उसके कुछ सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं. सिंस हमारे 95% जो भी बेसिक नीड्स है फॉर फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, सारी की सारी जमीन से आती है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज ने इनका डिग्रेडेशन नहीं करा है बल्कि और ज्यादा चीजों को तेज कर दिया, एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन वंस अगेन. कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज जो लैंड डिग्रेड कर रही हैं, जैसे कि डिफॉरेस्ट्रेशन हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो रही है, माइनिंग एंड क्वायरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द लैंड डिग्रेडेशन. ऐसी एक्टिविटीज जो कि जरूरी हैं बट एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत ज्यादा यूज हो रही हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम माइनिंग साइट्स को देखें, ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, बट अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रॉब्लम है जमीन की. ध्यान से पढ़ते हैं इसको. झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में डिफॉरेस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है. क्यों? क्योंकि मैम यहाँ पर क्या है, जंगलों को काटा जा रहा है माइंस से मिनरल्स निकालने के लिए. इफ वी लुक एट गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ओवर ग्रेजिंग हो रही है. इफ यू लुक एट पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ओवर इरिगेशन हो रही है, लैंड डिग्रेडेशन, पानी फंस जाता है, सैलिनिटी एंड अल्कालिनिटी बढ़ जाती है. तो ये सारी चीजें मिलके हमारी लैंड को अलग अलग रीजन से डिग्रेड करते जा रहे हैं. मिनरल प्रोसेसिंग की बात करें तो मिनरल प्रोसेसिंग में बहुत सारे मिनरल्स ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसके जो वेस्ट पार्टिकल्स होते हैं जमीन पर छोड़ दिए जाते हैं, जो धीरे धीरे पानी के धरती के नीचे मिलने वाले पानी को भी पॉल्यूट करते हैं. इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस एज वेस्ट हैव बिकम मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन इन मैनी कंट्रीज. और धीरे धीरे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही हैं अलग अलग कारणों की वजह से. पर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है. सबसे पहला सोल्यूशन है एफॉरेस्ट्रेशन. प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट. प्रॉपरली ग्रेजिंग कराना चाहिए. प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, stabilization of sand dunes, growing thorny bushes are some of the method to check land degradation and in arid areas. यहाँ तक कि मैम हम प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड कर सकते हैं, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं, प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल, राइट. ये सारी चीजें करेंगे तो हमारी जमीन और वाटर डिग्रेडेशन इंडस्ट्रियल और सब अर्बन एरियाज में नहीं होगा. अब हमारी
चैप्टर का नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉइल एज अ रिसोर्स। करंटली वी वर स्टडिंग अबाउट जमीन विच इज लैंड, अभी हमें सॉइल के बारे में पढ़ना है। मैम ये दोनों अलग अलग है? डेफिनेटली। ये जो फिगर 1.5 में आपको एक सॉइल की प्रोफाइल दिख रही है बच्चों लोग, जमीन कहीं पर भी हो सकती है बट सॉइल हर जगह नहीं हो सकती। अभी जो हमने पढ़ा नॉन एग्रीकल्चर यूज हो रहा है, पैस्चर लैंड है, तो वो जमीन का हिस्सा है जहां पर माइंस मिल रही हैं, बट कुछ लिमिटेड हिस्सा ही होता है जहां पर सॉइल मिलती है जिस पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करा जा सकता है। फिगर 1.5 को एक बार ध्यान दो, तो जो सबसे पहले आपको ग्रीन टॉप सॉइल दिख रही है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। टॉप सॉइल जिस पर फर्टिलिटी होती है, उसके बाद आता है उसका नेक्स्ट लेयर, और ये चारों मिलके ही सॉइल को बनाती हैं। ऐसा नहीं कि सॉइल ऐसे ही बन जाती है। तो सबसे पहले अगर आप ग्रेश देखो, अनवेदर्ड पेरेंट रॉक को अगर आप ध्यान से देखो तो यहीं से ही ओवर द टाइम इस पर बहुत सारे एसिड रेन, बहुत सारे क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होता है, तब जाके आपका इससे सॉइल बनता है, टॉप लेयर फॉर्म होता है। तो सॉइल वैसे तो एक रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है, तो आपको लगेगा तो मैम इतनी टेंशन क्यों लेने। सॉइल एक इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है बट इसको बहुत समय लगता है, इवन मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है रिन्यू होने में। ये मीडियम है भाई सब चीजों का, लिविंग ऑर्गेनिज्म और अर्थ पर जितने भी चीजें मिलते हैं सबको सपोर्ट करता है, एक पूरा प्रॉपर लिविंग सिस्टम है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म इवन सेंटीमीटर ऑफ सॉइल, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं भाई सेंटीमीटर ऑफ सॉइल बनाने के लिए, बट हम तो उसको मिनटों में और सालों में ही उड़ाते जा रहे हैं। Relief, parent rock or bedrock, climate, vegetation and other forms of life are important factor in formation of soil. हर चीज जरूरी होती है भाई, टाइम, क्लाइमेट, इन्वायरमेंट सबको जरूरी है। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं नेचर के, जैसे कि टेम्परेचर कैसा होगा, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर होगा, विंड, ग्लेशियर एक्टिविटी और डिकम्पोजिशन, ये सारी चीजें मिलके सॉइल को बनाती हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सॉइल आज आपने देखी और कल गायब हो गई, या आज जो है आपने देखी कि कल बन के रेडी हो गई। नो, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे लिए कॉम्पोनेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। बट एक और चीज आपको देखने को मिलेगी कि मैम जो रिसोर्सेज है ना वो बहुत सारे अलग अलग टाइप की मिलती है। वो क्यों? क्योंकि हर जगह की ज्योग्राफी अलग होती है, कि वहां का सॉइल फॉर्मेशन, उसके कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज से इंडिया में क्योंकि वैरिड रिलीफ फीचर्स हैं तो अलग अलग टाइप की मिट्टी भी मिलती है। सबसे पहले है हमारे पास एलुवियल सॉइल, जो इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल है। एलुवियल सॉइल के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा वाइडली स्प्रेड और इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट पूरे नदर्न प्लेन्स में एलुवियल सॉइल ही मिलती है। ये एलुवियल सॉइल डिपॉजिट होती है हमारे 3 इंपॉर्टेंट रिवर, हिमालयन रिवर सिस्टम, जिसमें से इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा मेजरली एलुवियल सॉइल को फॉर्म करती हैं। ये हमको राजस्थान और गुजरात के भी कॉरिडोर्स में मिल जाएंगी, ऑल्दो बहुत नैरो होता है बट मिलती हैं। यहाँ तक कि एलुवियल सॉइल मैम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में मिलती हैं, जो कि पेनिनसुलर नदियां हैं, क्योंकि मैम वो वहां पर डेल्टास बनाती हैं। महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा, कावेरी, इस रीजन में भी हमको एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। दैट इज वाई इट इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल ऑफ इंडिया। अब बहुत सारे वेरियस प्रोपोर्शन होते हैं सैंड, स्लिट एंड क्ले के। एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड द रिवर वैली, सॉइल पार्टिकल अपीयर्स somewhat bigger in size in the upper reaches of the valley. कहीं पर ये बहुत मोटे मोटे मिलेंगे, एकदम कोर्स मिलेंगे, कहीं पर एकदम छोटे छोटे मिलेंगे। तो इस तरीके से जब तक हम पूरा का पूरा एकदम इसके पेडमॉइंट जोन तक आते हैं तो वहां पर हमको सॉइल का अलग अलग फॉर्मेशन मिलता है। अपार्ट फ्रॉम द साइज, हमारे को सॉइल की एज पर भी इसकी कॉम्पोजिशन देखने को मिलती है। सॉइल जो है ना, ओल्ड एलुवियल और न्यू एलुवियल है। ओल्ड यानी कि भांगर, न्यू यानी कि खादर। ऐसा क्यों? क्योंकि मैम ये एवर फ्लोइंग है, हर साल ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये सॉइल रिन्यू होती है, तो इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करा गया है। ऑल दो बच्चा लोग यहाँ पर थोड़ा सा खादर को बिकॉज ये नहीं है तो लिटिल बिट ज्यादा फर्टाइल होती है, बट ओवरऑल अगर देखें तो दोनों ही एज अ होल वेरी फर्टाइल, बट खादर इज कंपैरेटिवली मोर फर्टाइल बिकॉज इट्स एज वाइज न्यू। इस सॉइल में हमको एडिकेट पोर्शन ऑफ पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम मिलता है, जो कि इसको ग्रोथ ऑफ शुगरकेन, पैडी यानी कि धान की खेती, वीट एंड अदर अनाज एंड पल्सेस के लिए बिल्कुल एकदम अप्रोप्रिएट बनाता है। ड्यू टू इट्स हाइट फर्टिलिटी, यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटेंसली कल्टीवेशन होती है और बहुत ज्यादा लोग रहते भी हैं, नॉर्मल सी बात है। सॉइल इन ड्राई एरियाज आर मोर अल्कलाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरिगेशन। और जो हमारे ड्रायर एरिया है, फॉर एग्जाम्पल पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, वहां पर आर्टिफिशियल इरिगेशन करके हम उस चीज को फर्टाइल बना लेते हैं। नाउ लेट इज कम टू द सेकंड सॉइल, दैट इज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कलर ब्लैक होता है तो इसका नाम ब्लैक है, बट रिमेंबर इसको रेगूर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, इसका दूसरा नाम है। ब्लैक सॉइल आइडियल है
कॉटन को ग्रो करने के लिए ब्लैक कॉटन सॉइल भी इसको बहुत बार कहते हैं। इट इज बिलीव दैट क्लाइमेटिक कंडीशन पेरेंट रॉक मटेरियल, यानी कि जो कहाँ से था, जो पेरेंट रॉक था, दैट वाज ब्लैक इन कलर। तो जो भी सॉइल फॉर्म हो रही है वो ब्लैक हो रही है, क्योंकि मैम हमारे ज्योग्राफी पर भी सॉइल डिपेंड करती है। ठीक है, क्योंकि मैम ये लावा से बनी थी, लावा जब ठंडा हो गया तो यहाँ पर क्या है, वो सॉइल ब्लैक हो गई। ये कहाँ कहाँ के एरियाज को कवर करता है, प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। और इसका कुछ एक्सटेंशन कहाँ है, गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ब्लैक सॉइल एक्सट्रीमली क्लेई होती है। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, ये बहुत अच्छे से मॉइस्चर को होल्ड करती है। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम। ठीक है, दीज सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फरिक कंटेंट, फॉस्फरिक कंटेंट की थोड़ी सी एब्सेंस होती है, और ये गर्मियों में बहुत बड़े बड़े क्रैक्स डेवलप कर लेती हैं, बिकॉज पानी की लैक ऑफ कमी हो जाती है, तो बड़े चट्टाने फटने लगती हैं, जिसके वजह से प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल हो जाता है। द सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। अगर ज्यादा जो है यहाँ पर गीली होगी तो बहुत स्टिकी हो जाती है और डिफिकल्ट हो जाते हैं कल्टीवेशन करना, तो अगर जैसे ही थोड़ा सा बारिश पड़ता है तो उसको कल्टीवेट कर लिया जाता है, इवन प्री मानसून पीरियड से भी पहले। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट सॉइल, दैट इज रेड एंड येलो। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ये डेक्कन प्लेट्यू के सदर्न पार्ट्स में मिलती है और ईस्टर्न पार्ट में मिलती है, जहां पर बारिश ज्यादा नहीं होती है। रेड एंड येलो सॉइल आर फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, southern parts of middle Ganga plain and along with the Piedmont zone of western Ghats। Piedmont zone जहां पर आपके वेस्टर्न घाट एंड हो रहे हैं, जहां पर भी जो भी सबसे नीचे लेयर होती है वो Piedmont zone होती है। This soil develop a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic। जैसे यहाँ पर diffusion of iron होता है तो इनका presence red होता है, और जब ये hydrated हो जाती है, थोड़ी बहुत भी बारिश पड़ जाती है, तो येलो दिखने लगती है। Now let us come to the next soil, that is laterite soil। लेटेराइट सॉइल की बात करें तो ये वर्ड ब्रिक से बनी है, लेटर जो कि एक लैटिन वर्ड है। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों ही एरिया में मिलती है। सॉइल इंटेंस लिचिंग में इस वाले सॉइल में बहुत ज्यादा इंटेंस लिचिंग होती है, बारिश इतनी तेज पड़ती है कि जो टॉप लेयर होती है वो नीचे सबमिट हो जाती है। इसका एसिडिक थोड़ा सा नेचर होता है, जनरली प्लांट न्यूट्रिशन में डिफिशिएंट होती है और सदर्न स्टेट में मिलती है, जैसे कि महाराष्ट्र, उड़ीसा और सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। ये सपोर्ट करती है डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट को, हमस में रिच होती है, स्पार्स वेजिटेशन है, सेमी एरिड एनवायरनमेंट रहता है। दे आर प्रॉन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू पोजीशन ऑन द लैंडस्केप। ये क्या होती है, इरोड हो जाती है मैम समय के साथ साथ, और इसकी डिग्रेडेशन भी होती है बिकॉज ऑफ द लिचिंग। अब अगर हम यहाँ पर अप्रोप्रिएट टेक्निक यूज करें तो इसको हिली एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में चाय की खेती, कॉफी की खेती के लिए इस्तेमाल करा जाता है। रेड लेटेराइट सॉइल भी होती है जो हाइड्रेटेड है, जिसपे थोड़ी बारिश पड़ जाती है, तो वहां पर कैश्यू नट एग्रीकल्चर करा जाता है। नाउ लेट अस कम टू द एरिड सॉइल। एरिड सॉइल की बात करें तो एरिड सॉइल रेड टू ब्राउन कलर में होती है, जो कि हमारे जनरली रेतीली होती है और बहुत ही खारी होती है। इन सम एरियाज इसमें इतना ज्यादा सॉल्ट मिलता है कि इवेपोरेशन से कॉमन सॉल्ट भी निकाला जाता है। ड्राई क्लाइमेट है, हाई टेम्परेचर है, इवेपोरेशन फास्टर हो जाता है, तो मॉइस्चर की कमी, बहुत ही सूखी होती है, हमस की एब्सेंस है। द लोअर हॉरिजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम। जो लोअर हॉरिजन होता है इस सॉइल का, वहां पर बहुत कंकड़ वाले पदार्थ मिलते हैं, और बॉटम हॉरिजन पर प्रॉपर इरिगेशन करके हम इसको क्या कर सकते हैं, कल्टिवेबल कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग वेस्टर्न राजस्थान में इंदिरा गांधी केनाल बना के आर्टिफिशियल इरिगेशन करके, प्रॉपर इरिगेशन करके चीजों को इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ लेट अस कम टू द लास्ट सॉइल, दैट इज फॉरेस्ट सॉइल। दिस सॉइल आर फाउंड इन हिली माउंटेन एरियाज वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल। ये कहाँ मिलती है, ये माउंटेन और सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट वाले एरिया में मिलती हैं। द सॉइल्स टेक्सचर वेरीज अकॉर्डिंग टू माउंटेन एनवायरनमेंट। कहाँ पर, जो भी माउंटेन्स होंगे जहाँ पर बहुत ज्यादा पानी होगा तो लोमी होगा, जहां पर थोड़ा सूखा होगा तो वहां पर स्लिट ज्यादा मिलेगा। अगर हम ऊपर देखें तो लोमी मिलेगा, नीचे देखें तो जो हमारे को पत्थर मिलेंगे बहुत ही ज्यादा मोटे मोटे पत्थर मिलेंगे। हिमालयस में दी सॉइल एक्सपीरियंस डेन्यूडेशन एंड आर एसिडिक विद लो हमस। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों लोग, डेन्यूडेशन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, कवर बन रहा है। द सॉइल फाउंड इन लोअर पार्ट ऑफ वैलीज पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेस एंड एलुवियल फैंस ऑफ फर्टाइल। जो लोअर पार्ट्स में मिलते हैं, ये फॉरेस्ट के लोअर पार्ट में जो मिट्टी मिलती है, फॉरेस्ट सॉइल पर्टिकुलरली ज्यादा फर्टाइल होती है।
अब हमारे पास इतनी सारी सॉइल के टाइप मिलते हैं तो हम लोगों को एक और चीज देखने को मिलता है, एक्सेस इस्तेमाल उसका होता है, जिसकी वजह से हो रही है सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें एक नेचर ने बैलेंस क्रिएट करा हुआ है, बट ह्यूमन बींग्स उसको डिस्टर्ब करते हैं। द डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। कि सॉइल बन रही है, डेन्यूडेशन हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, बट मैम नेचर के साथ वो इरोड भी होगा। ये एक नेचर का पूरा प्रोसेस है। The process of soil formation and erosion go on simultaneously and generally there is a balance between the two. Soil erosion and soil formation में यानी कि denudation में क्या होता है, एक पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है, बट मैम समटाइम्स ये पूरा का पूरा बैलेंस ह्यूमन बींग्स डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे कि डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जंगल काट रहे हैं तो मिट्टी होल्ड नहीं होगी, पौधे नहीं है, फिसल जाएगी मिट्टी। ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, जमीन से चीजें अब इतनी वेजिटेशन नहीं है। कंस्ट्रक्शन माइनिंग कर रहे हैं, वाइल नेचुरल फोर्स जैसे कि विंड, ग्लेशियर, वाटर सॉइल इरोजन करता है। जो नेचर कर रहा है वो इंसान से पहले भी कर रहा था और अभी भी कर रहा है, बट मैम ह्यूमन बीइंग सेंटर कर जाते हैं स्टोरी में और चीजों को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, अब रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई सॉइल मेक्स डीप चैनल एज गलीज। फिगर 1.11 को अगर ध्यान से देखो तो कुछ इस तरीके से पानी आता है, क्योंकि मैम फॉरेस्ट तो है नहीं तो पानी क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व नहीं होगा, तो गली बना के क्या कर देंगे, टॉप लेयर को इरोड, और इसके कारण ये बैडलैंड बन जाती है, इसको कल्टीवेट आप नहीं कर सकते हो। और यहाँ तक कि मैम इन चंबल बेसिन सच लैंड आर कॉल्ड रेवेरीन, जहां पर ये बैडलैंड है वहां पर उनको रेवेरीन्स कहते हैं, जैसे कि चंबल घाटी में। समटाइम्स वाटर फ्लो एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप, इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे। और यहाँ तक कि आपने देखा होगा अपने आसपास, आप पार्क वगैरह में अगर जाते हो तो आपने देखा होगा कि एक जगह पर बिल्कुल भी वेजिटेशन नहीं होती, ऐसा लगता है कि पूरी शीट उड़ गई है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि कुछ जगह की पूरा का पूरा वेजिटेशन उड़ जाता है, वहां पर सॉइल इरोड हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, शीट इरोजन कहते हैं। ओके, नाउ एक विंड इरोजन भी होता है भाई, जो हवा से हो रहा है। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ द फ्लैट, बहुत ड्राई है तो जो सूखी मिट्टी है वो उड़ जाएगी। ठीक है, विंड इरोजन जिसको कहते हैं। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग। बहुत सारे जो हमारे फार्मर्स होते हैं, जो ज्यादा जिनको नहीं पता है, तो वो डिफेक्टिव फार्मिंग ऑफ प्लोइंग भी करते हैं। वो गलत तरीके से फसल को बोते हैं और गलत तरीके से मिट्टी को प्लो करते हैं, जिसके वजह से प्लोइंग इन अ रॉन्ग वे इज ऑल्सो कॉजिंग सॉइल इरोजन। ठीक है, अब हमारे पास प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है, थोड़े से सोल्यूशंस हैं जिससे हमको सॉइल की इरोजन से हम निजात पा सकते हैं, उसके बारे में बढ़ते हैं। फ्लोइंग अलोंग द काउंटर लाइंस कैन डी एक्सेलरेट द फ्लो ऑफ द वाटर डाउन द स्लोप्स। हम काउंटर जो है यहाँ पर स्लोप्स बना के पानी के बहाव को थोड़ा सा रोक सकते हैं। बिल्कुल नहीं रोक सकते क्योंकि ज्यादा तो नहीं रोक सकते है ना, बाढ़ आ जाएगी, बट डेफिनेटली उसका फ्लो स्लो डाउन कर सकते हैं, जिसको मैम काउंटर फ्लोइंग कहते हैं। अगर हम देखें नेक्स्ट स्टेप, तो स्टेप्स बनाए जा सकते हैं, ऐसा सीढ़ियों जैसा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, ऐसा लगता है कि टेरेस है, जिसके वजह से स्टेप बाय स्टेप चीजें यहाँ पर इरोड होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम टेरेस कल्टीवेशन भी कहते हैं। ठीक है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस की बात करें तो वहां पर टेरेस फार्मिंग बहुत ज्यादा मिलती है। लार्ज फील्ड को डिवाइड कर देते हैं स्ट्रिप्स में, जिसको स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं, सो दैट मैम जो बीच की जगह होगी वो क्या हो जाएगी, विंड के फ्लो को, विंड का जो फोर्स है उसको कंट्रोल करेगी और हमारी जमीन से जो सूखी मिट्टी है वो एकदम नहीं उड़ जाएगी। इसको स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। प्लांटेशन लाइन ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क्स इन अ सिमिलर वे, और चारों तरफ प्लांट्स लगा दे सो दैट बीच की जमीन प्रोटेक्ट हो जाए, जिनको शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। और ये शेल्टर बेल्ट्स सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं बड़े बड़े रेत के जो रेगिस्तान वाले एरिया हैं, स्टेबलाइजिंग द सैंड, द डेजर्ट एरिया में मिलने वाली सैंड को कंट्रोल करते हैं कौन, जो हमारे शेल्टर बेल्ट्स हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर टुडे। आई होप दैट यू thoroughly loved the entire chapter. So see you in the next class. Till then, bye bye, take care, sending you lots and lots of love. Bye.